नमस्कार मित्रों, मैं मिलिंद आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि शीर्षक है कि मणिपुर हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके बारे में हम अब जान लेंगे बड़ी ही शॉर्टकट में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो बात अभी जो आप देख रहे हो कि मणिपुर में बहुत दंगाई चल रहे हैं, बहुत सारे खून, एक दूसरे के मर्डर हो रहे, हथियारों को लेके, बड़े बड़े हथियार को लेके लोग सड़कों पे उतरे, एक दूसरे को मार रहे। मतलब ये सब क्या चल रहा है कभी। और ये जो आप नाम सुनते हो मणिपुर में बहुत सारी जातियों का, तो ये कभी सुना भी नहीं। तो समझ में नहीं आता हमें एक्चुअल में होता क्या है कि उधर का कुछ हमें मालूम ही नहीं रहता कि वो स्टेट में ज़्यादा वो न्यूज़ नहीं आती या ज़्यादा हम जाते भी नहीं उधर। नक्शे में वो कहाँ है वो इतना भी ज़्यादा हमें मालूम नहीं रहता। खैर, तो इसलिए तो मैं थोड़ी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको ये सब पिक्चर इससे क्लियर हो जाएगा कि इस जो मणिपुर में जो अभी समस्या हुई है, इसकी जड़ें अगर आपको जाननी है ना, तो एक 5-10 मिनट दीजिए तो आपको सब समझ में आएगा। वो लोग जो मणिपुर का रास्ता नहीं जानते, पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानी शायद जानते होंगे, लेकिन कोई दूसरे शहर का नाम तक नहीं बता सकते। आप बता सकते हो क्या मणिपुर के दूसरे शहर का नाम? नहीं। तो ये एक मणिपुर की समस्या है, एक इतिहास है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर अपने कदम बढ़ाए, जहाँ उनको चाय के साथ तेल भी मिला। उनको इस पर डाका ही डालना था। उन्होंने वहाँ पाया कि यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल है और ये लोग वैष्णव सनातनी है, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग है, तथा इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। ये अंग्रेजों ने जान लिया। अतः अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह काटने का सोचा। संपर्क ही नहीं होना चाहिए दूसरे जगहों से देश के इन लोगों का। इसके लिए इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने ये अंग्रेज लोग ले आए इनर परमिट और आउटर परमिट। इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था इन्होंने लेके आई। इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे नहीं रह सकता। परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने अपने भवन बनवाए और अंग्रेज अफसरों को रखा, और जो चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम करते थे उनको उधर रखा दिया, जो अंग्रेज अधिकारियों को। इसके साथ अंग्रेजों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं है, अतः इन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा उठा के यहाँ भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों का आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम जोर से चालू किया। जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज उनको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। साथ ही उनका आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत तथा पूर्वी एशिया पर नज़र बना के रखेंगे। दोस्तों, ज़रा मैं खेत में मेरे बैठा हूँ तो थोड़ा हवा की आवाज़ आपको आएगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अंग्रेज़ों ने एक चाल और चली। उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सरकारी सुविधाएं दी। धर्म परिवर्तित करने वालों को कुकी जनजाति और वैष्णव वालों को मैती समाज कहा जाता है। समझो, जिन्होंने धर्म परिवर्तित किया है उनको कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैती समाज कहा जाता है। तब इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे। परंतु वो मैती हिंदुओं की संख्या
वो मैती हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में कामयाब रहे। मणिपुर की 90% भूभाग पर कुकी और नागा का कब्जा हो गया, जबकि 10% पर ही मैती रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों को कब्जा करने दिया। ये आज़ादी के पहले का मैंने आपको बता दिया कि ये हाल आज़ादी के पहले था, ये हिस्ट्री थी आज़ादी के पहले की, अंग्रेज़ों ने की हुई। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, ये दूसरा चैप्टर अभी आप सुनेंगे। आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय किया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको चले जाने के लिए कहा, मतलब निकाल दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को कोई छूट नहीं दिया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नागा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया, मतलब उनको छोड़ दिया मूल वैष्णव को, ये 90% को एसटी में डाल दिया। इस एक्ट में ये प्रावधान भी था जिसमें 90% कुकी नागा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और ज़मीन खरीद सकते हैं, परंतु ध्यान से सुने, परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मैती हिंदुओं को ये सब अधिकार नहीं था। मतलब जो 10% इलाके में रहने वाले जो मैती हिंदू थे वो कहाँ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते और ये ज़मीन भी खरीद नहीं सकती, इतना इनको अधिकार नहीं था। यही से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के हालात को ठीक करने नहीं गए। उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगा, जिसका उपयोग वो भारत विरुद्ध तथा मैती वैष्णवों को मारने के लिए करते थे। मैतियों ने उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थन में रही। चूँकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बन गया, मतलब बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। बिन दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नागा और म्यांमार से भारत में अनधिकृत रूप से आए चीन जनजातियों से लड़ाई करते रहे। जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चीन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया। ये चीनी लोग ISI के पाले कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मैतियों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया, परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जानें ली। इसके बाद विद्रोह और खूनी तथा सशस्त्र हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व आने से ISI के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया था। उसने म्यांमार के चीन लोगों का मणिपुर में एंट्री कराया, जिसका कांग्रेस तथा उधर म्यांमार के अवैध चीन लोगों ने जंगलों में डेरा बनाया और वहाँ ओपियम यानी अफीम की खेती शुरू कर दी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चीन लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया।
ओपन हो रहा था, पूरा खेती वो अफीम का ओपन ही चल रहा था। म्यांमार से ISI तथा MI16 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई। नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध फलता फूलता रहा। अब फाइनल चैप्टर पे आते हैं। 2014 के बाद की परिस्थिति अभी क्या हो गई थी। मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पे ध्यान देना शुरू किया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच हुए नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। भारत सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए। भारत के प्रति यहाँ के लोगों का दुराव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई। वहाँ से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हुआ। इसके कारण इन पार्टियों का एक प्रमुख धन का स्रोत जो कि अफीम तथा हथियारों की तस्करी था, वो चला गया। इसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया था, जिसका ये लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में और 2 घटनाएं घटी। नंबर 1, मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मैती जनजाति को ST का स्टेटस मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि नेहरू के बनाए फार्मूले का अंत हो जाएगा, जिससे मैती लोग भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पर पूरे मणिपुर की कहीं भी रह बस और जमीन ले सकेंगे। ये कुकी और नागा को मंजूर नहीं। नंबर 2, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए